नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, आप चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट मौलिक अधिकार के बारे में जानने का आपको पूरा अधिकार है और जागरूक नागरिक होने के नाते आपको आपके अधिकार भी पता होने चाहिए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाली कुछ क्लासेस को आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये गारंटेड राइट्स हैं। गारंटेड का मतलब है कि ये हमसे कोई छीन नहीं सकता दोस्तों। ये गारंटेड राइट्स हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं? हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिए गए हैं। और इन्हें फंडामेंटल क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जो ये गारंटेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें ये गारंटेड राइट्स दे रखे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है क्योंकि ये गारंटेड राइट्स हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमने ये राइट्स अपने कहाँ से लिए हैं, तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारे जो कुछ प्रोविजंस हैं हमने कुछ बोरो किए हैं अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो हमारा ये है फंडामेंटल राइट्स, ये हमने बोरो किया है दोस्तों यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। और वहाँ पे इसको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, वहाँ पर कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो वहाँ से हमने इसको बोरो किया है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को। और अगर हम बात करें दोस्तों इसके बारे में तो इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं उससे पहले बोर्ड पे स्पेलिंग लिख देता हूँ दोस्तों कि मैग्ना कार्टा की स्पेलिंग क्या है। मैग्ना कार्टा दोस्तों क्या है कि 1215 में किंग जॉन साहब थे एक इंग्लैंड के, उन्होंने कुछ रिटर्न राइट्स दिए थे अपनी जनता को उस टाइम पे। किंग जॉन इंग्लैंड के थे, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रिटिश, और इनको कहा जाता था चार्टर ऑफ राइट्स। रिटर्न राइट्स दिए थे दोस्तों, मैग्ना कार्टा उसका नाम रखा गया था। और ये रिटर्न था, मतलब पहले क्या होता था, ऐसे ही पहले मुंह से बोल देते कुछ भी, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें किसी रिटर्न राइट्स के बारे में तो ये 1215 में ऐसा पहली बार हुआ। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये रिटर्न राइट्स से पहली बार रिटर्न राइट्स किए गए थे, फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी रिटर्न राइट्स नहीं थे। तो जो किंग जॉन साहब थे, इन्होंने 1215 में एक रिटर्न राइट्स साइन किया कि वहाँ की जनता को कुछ रिटर्न राइट्स मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, और उसको नाम दिया उन्होंने मैग्ना कार्टा। इसलिए दोस्तों फंडामेंटल राइट्स हमने भी नाम इसीलिए रखा है क्योंकि पहली बार राइट का जो आप कह सकते हैं इन्वेंशन कह सकते हैं, या पहली बार रिटर्न राइट्स हमारे मैग्ना कार्टा से मिले थे 1215 में। तो इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको भी मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और दोस्तों ये हमारे पार्ट 3 में गिवन है। हमारे संविधान में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो उसमें से एक पार्ट है दैट इज़ पार्ट 3, और उसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ पे लिखा है दोस्तों? संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल्स इसके अगर मैं बात करूँ तो 12 से लेकर 35 तक, यानी 12 to 35 में इन सब के बारे में डिटेल में लिखा है। और हम धीरे धीरे करके एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों मैं स्पेसिफिक अगर बात करूं तो 14 to 32 हैं जो मेन हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। बाकी इसमें कुछ 12 and 13 में, एंड 33, 34 and 35 में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर हैं, तो हमें लिखना है 12 to 35। और दोस्तों ये जस्टिशिएबल राइट्स हैं। एक पॉइंट मैं यहीं पे लिख देता हूँ, उसके बाद रब करते हैं बोर्ड को। जस्टिशिएबल का मतलब क्या है? जस्टिशिएबल का मतलब ये है दोस्तों, अगर हमारे राइट्स का वायोलेशन होता है, और वायोलेट कौन करता है दोस्तों? अगर हमारी सरकार होती है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, हनन होता है,
तो हम लोग कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं, आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट उन लॉ को अच्छे से पढ़ेगी और देखेगी कि क्या सही में ये जो लॉ बनाए गए हैं सरकार के द्वारा ये वायोलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को या नहीं। अगर वायोलेट कर रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगा नल एंड वॉइड, और जैसे ही नल एंड वॉइड दोस्तों डिक्लेयर किया वो लॉ वहीं पर रद्द हो जाएगा, यानी कि उसके बाद से उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने हमारे राइट्स का वायोलेशन किया था। तो इसलिए इनको जस्टिशिएबल राइट्स कहा जाता है दोस्तों। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्टिशिएबल राइट्स हैं ये हमारे। अब अगर दोस्तों हम बात करें कि ये डाला क्यों गया प्रोविज़न, अगर देखें कि क्या मेन पर्पस क्या था हमारे फाउंडिंग फादर्स का जिन्होंने हमारा ये बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, उनका मेन पर्पस क्या था इसके पीछे कि फंडामेंटल राइट्स क्यों होने चाहिए हमारे संविधान के अंदर। तो इसका मतलब उन्होंने एक वर्ड दिया दैट इज़ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसको प्रमोट करने के लिए दोस्तों उन्होंने ये प्रोविज़न डाला। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि भारत का कोई भी नागरिक इलेक्शन में खड़ा होकर किसी भी पद को हासिल कर सकता है। आप जानते हैं कि हम अगर किसी को राष्ट्रपति भी बनना है तो वो पद भी भारत की जनता के लिए खुला है, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर वो क्वालिफ़िकेशंस उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर उनका होता है सही तो वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए भी खड़े हो सकते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, इसका मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट है तो एक तरह से तानाशाही शुरू कर दे, दादागिरी शुरू कर दे, डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दे। सपोज़ कोई गवर्नमेंट है और अगर हमारे इसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो फिर कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएगा फ्रीली। तो इसलिए इस इन राइट्स को डाला गया है ताकि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो मेंटेन रह सके। कोई भी व्यक्ति कभी भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, जो भी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं उनको अगर फॉलो हो, मतलब पूरी अगर क्वालिफ़िकेशन उनकी होती हैं तो फिर वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो जो मेन अगर आप कह सकते हैं रीज़न क्या है फंडामेंटल राइट्स को डालने का, तो दोस्तों ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। अब दोस्तों हम आते हैं, मैंने बताया कि आर्टिकल्स हैं इसमें 12 से लेके 35 तक, तो हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 12 से स्टार्ट कर, टोटल है यहाँ पर 12 से लेके 35 तक। अब हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12 से ही स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेट का मतलब क्या है, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा स्टेट स्टेट स्टेट, अभी इलेक्शन हुए स्टेट गवर्नमेंट, ये आपने सुना होगा। तो दोस्तों स्टेट का मतलब से आप सीधा सीधा समझेंगे कि राज्य सरकार जो होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको आप स्टेट समझते हैं। बट इस आर्टिकल में आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है दोस्तों कि स्टेट का मतलब क्या क्या हो सकता है, और जो ये डेफिनेशन है ये पूरे पार्ट 3 के लिए फॉलो होगी। पार्ट 3 में क्या है, हमारी जितने भी फंडामेंटल राइट्स में जहाँ जहाँ स्टेट वर्ड यूज़ हुआ होगा वहाँ पे इसका मतलब आर्टिकल 12 के हिसाब से लिया जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि स्टेट की डेफिनेशन क्या दे रखी है, इसको दोस्तों इसकी डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की यहाँ पर कि डेफिनेशन। अब इसमें डेफिनेशन में दोस्तों क्या है, पहला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं GOI लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी स्टेट कहा जाता है दोस्तों। और किसको स्टेट कहा जाता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भी स्टेट कहा जाता है दोस्तों, पार्लियामेंट जो होता है हमारा। उसके बाद किसको स्टेट कहा जाता है, फिर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, इनको भी स्टेट कहा जाता है। अब यहाँ पे इस स्टेट का मतलब तो वही है राज्य सरकार जो हम लोगों को पता है, बट अगर पूरा हम देखें कि स्टेट का मतलब क्या क्या है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स को भी स्टेट कहा जाता है अंडर आर्टिकल 12, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। अब दोस्तों जो स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर होता है, क्या होता है लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभा जो स्टेट की होती है, मैंने VS लिख दिया विधानसभा, उसको भी स्टेट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। उसके बाद जो हमारी पंचायत्स होती हैं दोस्तों, पंचायत्स होता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होता है, आपने सुना होगा, इन सबको भी स्टेट कहा जाता है। उसके बाद हमारा जो होता है लोकल अथॉरिटी कोई भी होती है, लोकल अथॉरिटी। अब ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। लोकल अथॉरिटी में दोस्तों चाहे वो अथॉरिटी विद इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है दैट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
within the control of central government। इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्टेट जो कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, अगर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मतलब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल है उस अथॉरिटी के ऊपर, तो उसको भी स्टेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो अदर इसमें दो चीज़, विद इन एंड आउटसाइड। तो पहले विद इन का समझते हैं कि अगर विद इन इंडिया कौन कौन सी लोकल अथॉरिटीज़ हैं जिनको स्टेट कहा जा सकता है। तो दोस्तों जो विद इन इंडिया अगर हम देखें तो विद इन इंडिया में हमारे जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, तो उनको भी स्टेट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। या फिर आपने या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, लाइक आपने सुनी होंगी, बहुत सारी सुनी होंगी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टाइप हो गया, या फिर भेल हो गया, जितने भी होते हैं। अभी तो एयर इंडिया दे दिया, अभी वरना एयर इंडिया को अभी प्राइवेटाइज कर दिया, वरना एयर इंडिया भी हमारा स्टेट कहलाता क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था। फिर अगर हम बात करें कि आउटसाइड इंडिया कौन ऐसे लोग हैं जिनको स्टेट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, तो वहाँ पर दोस्तों इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, जिनको आप फेमस तौर पर उनको कहा जाता है डिप्लोमेट्स, कमिश्नर्स हो गए, हाई कमिश्नर्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, तो उनको भी स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। तो आर्टिकल 12 के तहत स्टेट किस किस को कहा जाता है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो उनको भी स्टेट, पार्लियामेंट हो उनको भी स्टेट, विधानसभा को भी स्टेट, जो राज्य सरकार होती है स्टेट गवर्नमेंट उनको भी स्टेट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी सबको स्टेट, फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स, फिर डिप्लोमेट्स, सबको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट। तो ये सिंपल सा एक इनमें फंडा दे रखा है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, बस इस आर्टिकल में दोस्तों यही है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि स्टेट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वैसे तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया है, बस ये आप याद रखिएगा ये डेफिनेशन की, क्योंकि यह डेफिनेशन बार बार यूज़ होगी फंडामेंटल राइट्स में। जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे स्टेट, तो उनका मतलब यही होगा जो अभी हमने पढ़ा है। तो इस डेफिनेशन को आप याद रखना दोस्तों। स्टेट के मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ाए थे दोस्तों, पहले पढ़ा रखे हैं, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। एग्जीक्यूटिव, इनको भी स्टेट कहा जाता है ना। लेजिस्लेटिव मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ ये लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, इन सबको दोस्तों स्टेट कहा जाता है। अब एग्जीक्यूटिव का मैंने आपको बताया था, ये जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? जो कानून बनाते हैं। जुडिशरी क्या होती है? जो कानून का इंटरप्रिटेशन करती है कि कानून जो बनाया गया है वो सही है या नहीं, हमारे राइट्स को वायोलेट तो नहीं कर रहा है, ये सब कौन चेक करता है दोस्तों? जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव दोस्तों दो तरह की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। परमानेंट में दोस्तों हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, और यही हमारे इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, उन सबको इम्प्लीमेंट कौन करता है? वहाँ का DM करता है, यानी कि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है दोस्तों, इम्प्लीमेंट करवा रहा है लॉज को। जो भी कानून होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फिर टेम्परेरी में दोस्तों कौन होते हैं? जो मिनिस्टर्स होते हैं, आइदर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये टेम्परेरी इसलिए कहा गया है दोस्तों कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, फिर मंत्री लोग भी बदल जाते हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी कहा गया है। तो एग्जीक्यूटिव दो तरह के, पहला परमानेंट, दूसरा टेम्परेरी। परमानेंट में हमारे IAS IPS आ जाते हैं दोस्तों, और जो हमारा टेम्परेरी में आ जाते हैं जो हमारे मिनिस्टर्स लोग होते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, उनको हम एग्जीक्यूटिव में रखते हैं। और लेजिस्लेटिव में दोस्तों क्या होता है? लेजिस्लेटिव में होता है हमारे पार्लियामेंट हो गई यूनियन लेवल पे, एंड स्टेट लेवल पे क्या हो गया दोस्तों? स्टेट की जो विधानसभा होती है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें पार्लियामेंट में आपको होता है लोकसभा, राज्यसभा, और इसमें यहाँ पे भी किसी स्टेट में 2 हाउस होते हैं जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। मतलब ये तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं जिसे, बाकी कहीं कहीं काउंसिल भी होती है दोस्तों। और जुडिशरी में दोस्तों क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। तो ये सब जुडिशरी का है, इनका काम होता है इंटरप्रेट करना किसी लॉ को।
तो दोस्तों अभी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया आर्टिकल 12 के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया मतलब इनके स्टेट के कंपोनेंट्स। ये स्टेट के 3 कंपोनेंट्स है दोस्तों, इसको कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। एक और कंपोनेंट्स है जिसको कहा जाता है मीडिया। कंपोनेंट्स हम शायद वर्ड सही नहीं है उसके लिए, पर उसको 4th पिलर कहा जाता है दोस्तों डेमोक्रेसी का, मीडिया को। और यहाँ पर हमने 3 चीज़ पढ़ी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ा 2 तरह के, परमानेंट एंड टेम्परेरी, फिर हमने लेजिस्लेचर पढ़ा, फिर हमने जुडिशरी पढ़ी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आर्टिकल 12 के बारे में पूरा जाना, फिर हमने बेसिक डेफिनेशन फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं उनके बारे में जाना। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों उसमें हम आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल 13 को, क्योंकि यही आर्टिकल है जो हमारे लॉस को एक तरह से वायोलेट होने से बचाता है। यही सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, हाई कोर्ट्स को पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि क्या बोलते हैं, किसी भी लॉ को वो स्ट्रक डाउन कर देते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।